हेलो दोस्तों, सक्सेस टीचर में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी एग्जाम 2023 1 फरवरी सभी शिफ्टों का जैसे कि हो चुका है। आज हम इस सेशन में 1 फरवरी सभी शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का आज हम एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन को पूरा जरूर देखेगा। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा जब भी वीडियो किसी भी कंटेंट पर अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। हमारे द्वारा जितना भी सेशन लिया जाता है दोस्तों, उसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आप इसका PDF कहाँ से प्राप्त करेंगे तो सेशन के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। और इस सेशन में जो दोस्तों सबसे पहले आपको 4th शिफ्ट का क्वेश्चन करवाया गया है, उसके बाद 3 शिफ्ट का, उसके बाद 2nd, उसके बाद 1st शिफ्ट का क्वेश्चन करवाया गया है। तो इसी व्यू में जो है इस सेशन करवाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन 4th शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहू पर्व असम में एक साल में कितनी बार मनाया जाता है। तो बिहू पर्व जो है असम में एक साल में 3 बार मनाया जाता है। तो 3 बार आपका करेक्ट आंसर होता। असम में जो है एक साल में 3 बिहू मनाया जाता है। पहला जो होता है बोहा बिहू, जो बैसाख अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। दूसरा माघ बिहू, जो कि जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। और काटी बिहू, जो कि कार्तिक के अक्टूबर यानी कि अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है। तो कब कब मनाया जाता है इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, रजनी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी। तो 1934 आपका करेक्ट आंसर होता। रजनी ट्रॉफी की जो शुरुआत हुआ था 1934 में किया गया था। रंजीत सिंह के देहांत के बाद 1934 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के रणजी ट्रॉफी श्रृंखला को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत में गरीबी का आकलन खालिस्तान द्वारा किया जाता है। तो भारत में जो है गरीबी का आकलन नीति आयोग के एक टास्क फोर्स के द्वारा किया जाता है, जो राष्ट्रीय कानून सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि NSSO द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर गरीबी रेखा के आकलन के माध्यम से किया जाता है। तो यानी आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है नीति आयोग आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मौर्य काल में धर्म की नीति किस शासक ने अपनाई थी। तो कलिंग युद्ध के नरसंहार के पश्चात जो है अशोक ने धर्म युद्ध के नीति को त्याग कर धर्म की नीति को अपनाया था। तो अशोक आपका करेक्ट आंसर होता। कलिंग 261 ईसा पूर्व जो हुआ था उसमें नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय प्रबलित हो गया। उसके बाद इसने धर्म की नीति को अपनाया था। अशोक की 11वें शिलालेख में धर्म नीति का वर्णन मिलता है। तो ये भी जरूर ध्यान में रखिएगा कि 11वें शिलालेख में जो है धर्म नीति का वर्णन किया गया है अशोक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मंत्रिपरिषद जो होते हैं किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को किसी भी मंत्री को मंत्रिपरिषद से हटाने की सलाह भी दे सकता है। यानी कि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री समूह के रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है लोकसभा आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, जबकि संविधान के अनुच्छेद 75(2) के तहत जो है मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी कि यह व्यक्तिगत रूप से पूछे तो राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होता। यदि सामूहिक रूप से पूछा जाए तो आपका ये लोकसभा आपका जो है करेक्ट आंसर होता। सामूहिक रूप से पूछा जाए तो लोकसभा आपका करेक्ट आंसर होगा। जबकि यदि व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो ये जो राष्ट्रपति होते हैं ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देख लीजिएगा आपको किस रूप में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हाल ही में किसने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। तो ऑप्शन में जो दिया गया था इंदिरा गांधी, कपिल सिब्बल, मल्लिकार्जुन खड़गे एवं शशि थरूर। तो हाल ही में जो है कांग्रेस पार्टी को जो छोड़े थे कपिल सिब्बल जो है
कांग्रेस पार्टी को छोड़े थे? तो कपिल सिब्बल आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है तो भारत में रबी फसल को किस प्रकार की लाभ पहुंचती है? तो पश्चिमी भारत में रबी फसल को बोने वाले किसानों को जो शीतोष्णकटिबंधीय जो होते हैं चक्रवातों अर्थात इनसे जो वर्षा प्राप्त होती है, ये रबी फसलों को जो मतलब लाभ पहुंचाती है। तो शीतोष्णकटिबंधीय जो होता है आपका करेक्ट, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल प्रशिक्षकों यानी कि शिक्षकों को दिया जाता है। तो खेल प्रशिक्षक आपका करेक्ट आंसर होता। द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो शुरुआत किया गया था 1985 ईस्वी में किया गया था। और द्रोणाचार्य पुरस्कार सर्वप्रथम जो दिया गया था भालाचंद्र भास्कर और ओम प्रकाश भारद्वाज OM नेम्बियर को दिया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रथम जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था 1985 में। अन्य पुरस्कार को भी देख लेते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुआ था 1961 में हुआ था और इसे 2022 में जो अर्जुन पुरस्कार था 25 व्यक्तियों को दिया गया था, यानी कि 25 खिलाड़ियों को दिया गया था अर्जुन पुरस्कार 2022 में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो 1961 में। इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसे एक्स्ट्रा फैक्ट को। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में युवा मामलों और खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा यह जो है उत्कृष्ट उपलब्धि के द्वारा जो है दिए जाते हैं। यह पुरस्कार की जो राशि थी वह 5 लाख रुपया दिए जाते थे, लेकिन वर्ष 2022 में जो है 2020 में जो है इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपया कर दिया गया है। और इसके साथ ही एक पुरस्कार राशि और अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रसंस्करण शामिल होता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत जो है मेजर ध्यानचंद की जो शुरुआत हुई थी उसके बाद जो है 2022 में जो है इनको किनको दिया गया था मेजर ध्यानचंद पुरस्कार? तो शरद कमल को दिया गया था। तो 2022 का जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है वो शरद कमल को दिया गया था, इसे भी ध्यान में रखेगा। अब प्रथम जो विजेता था जिस समय शुरू किया गया था तो इसे जो है विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट को। 6 अगस्त 2022 को जो है 6 अगस्त 2021 को इस पुरस्कार का जो नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। पहले जो इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। राजीव गांधी जो कि पूर्वभूत प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इन्हीं के नाम पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन इसका जो नाम परिवर्तित करके 6 अगस्त 2021 को मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न का जो पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1991-92 में किया गया था। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। सभी एक्स्ट्रा फैक्ट जो है मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत के वर्तमान 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ जो हुए भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है DY चंद्रचूड़ आपका करेक्ट आंसर होता। और 49वें जो मुख्य न्यायाधीश थे वो भारत के वो न्यायाधीश जो ललित थे, तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। अब भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए तो जस्टिस हीरालाल जे कानिया जो थे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नगर पालिका किस अनुसूची में आती है? तो अनुसूची 12 में जो है नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। तो 12 आपका करेक्ट आंसर होता। 11वीं अनुसूची जो है ग्राम पंचायतों से संबंधित रखता है। भाग 9 जो है ग्राम पंचायतों का उल्लेख करता है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू जो है आसाम राज्य का लोक नृत्य है। तो आसाम आपका करेक्ट आंसर होता। आसाम में जो है एक साल में 3 बिहू मनाए जाते हैं। बोहा बिहू जो कि बैसाख अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है, माघ बिहू जो कि जनवरी के मध्य में मनाया जाता है, और काटी बिहू जो है कार्तिक के समय यानी अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है। तो इन सभी फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था,
10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो काल था 2002 से 2007 था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता 2002 से 2007 आपका करेक्ट आंसर होता। इस योजना का मुख्य जो उद्देश्य था 10 वर्षों के प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। तो मुख्य उद्देश्य भी याद रखेगा, मुख्य उद्देश्य भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और इसका जो उद्देश्य भी था जो 2012 तक गरीबी अनुपात को 15% से कम करना था। तो यह भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था भारत में जो है दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था दूसरी बार? तो भारत द्वारा अब तक जो है 2 बार एशियाई खेलों का मेजबानी किया जा चुका है। एशियाई खेलों में प्रथम संस्करण की मेजबानी जो है 1951 में किया गया था, जबकि दूसरी बार जो है 1982 में किया गया था। तो 1982 आपका करेक्ट आंसर होता, क्योंकि दूसरी पूछा गया था कि दूसरी बार भारत के द्वारा एशियाई खेल की मेजबानी कब किया गया था। तो आपका 1982 आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लें तो 18वां संस्करण 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में पलम्बर्ग में किया गया था। इसका आयोजन किया गया था 19वां का आयोजन जो किया गया था 2023 में किया जाएगा, जो कि अब 22 में आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारण 2022 में इसका आयोजन नहीं किया गया है। तो इसका आयोजन जो है 2023 में किया जाएगा। हांगझो चीन में इसका आयोजन किया जाएगा 19वें एशियाई खेल का। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था NPR का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो NPR का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था हरित क्रांति में किस फसल के उत्पादन पर जोर दिया गया था? तो हरित क्रांति के संबंध में खाद्यान्न के फसलों के उत्पादन से है। इसका जो है मुख्य प्रभाव गेहूं पर पड़ा है। हरित क्रांति की फसल के रूप में जो है गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि परिलक्षण देखी गई थी। तो गेहूं आपका करेक्ट आंसर होता, और इसमें चावल पर भी जो अधिक प्रभाव देखने को मिला था। तो कहीं कि चावल और गेहूं दोनों देखने को मिलता है ऑप्शन में, तो ऐसे ज़्यादा जो प्रभाव देखा गया था गेहूं पे देखा गया था। तो गेहूं आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो पुलकेशिन द्वितीय जो था बतापी चालुक्य वंश का राजा था। इसका जो युद्ध हुआ था 618 नहीं 628 या 29 देखने को मिलता है। तो आप देख लीजिएगा 28 या 29 करेक्ट होगा। यह जो युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। हर्षवर्धन के साथ युद्ध खेला गया था। तो इस युद्ध में जो है हर्षवर्धन की हार हुई थी और पुलकेशिन द्वितीय जो था विजय हुआ था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता नर्मदा नदी आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था सागा दावा त्यौहार किस धर्म के लोगों का त्यौहार है? तो प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है सागा दावा त्यौहार, जो सिक्किम में मनाया जाता है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता बौद्ध जो होता है आपका करेक्ट आंसर होता। बौद्ध धर्म का यह प्रमुख त्यौहार है सागा दावा। इस उत्सव को जो है ट्रिपल धन महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो। यानी कि इनमें से देख लीजिएगा जो भी आपके ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होता। इसका गठन जो है 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का जो गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था। इसका जो मुख्यालय है धौलपुर हाउस नई दिल्ली में स्थित है। ली सिफारिश पर जो है उसके प्रमाण स्वरूप संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। सर रॉस बर्कर संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। तो ये संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सर रॉस बर्कर। तो इन्हें जरूर ध्यान में रखेगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी वर्तमान में जो
संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो 5 अप्रैल 1922 ईस्वी से संघ लोक सेवा के अध्यक्ष कौन है? तो मनोज जोशी जो है यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण 4.0 अभियान के तहत कितने वर्ष के बच्चों को टीकाकरण किया जाएगा? तो मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के तहत जो है 0 से 2 साल तक के उम्र के बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण किया जाएगा। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है 0 से 2 साल आपका करेक्ट आंसर होता। मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए मिशन इंद्रधनुष को सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। तो इसका कब शुरू किया गया था मिशन इंद्रधनुष? तो इसे भी जरूर ध्यान में, इसका डेट भी याद रखेगा, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अक्टूबर 2022 में 2 दिवसीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 17 अक्टूबर 2022 को मेला ग्राउंड IARI पूसा नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, देश की रक्षा करना और भारतीय संविधान का पालन करना उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना निहित है। तो यह जो है मौलिक कर्तव्य में निहित है, तो मौलिक कर्तव्य आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA का गठन 1928 ईस्वी में किस स्थान पर किया गया था? तो दिल्ली में जो है फिरोज शाह कोटला के स्थान पर किया गया था, यानी कि फिरोज शाह कोटला आपका करेक्ट आंसर होता। यदि दिल्ली ऑप्शन में दिया गया होगा तो दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, जड़ का विलोम शब्द पूछा गया था। तो जड़ का जो विलोम शब्द होता है चेतन होता है, तो चेतन आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, NAFED नेफेड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नेफेड के फुल फॉर्म को देख लेते हैं। तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी जो स्थापना किया गया था 2 अक्टूबर 1958 को गांधी जयंती के अवसर पर की गई थी। नेफेड की स्थापना किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। वर्तमान में नेफेड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रबंधन निदेशक जो हैं राजीव सिंह पंबार हैं, और उनके जो अध्यक्ष वर्तमान में अभी हैं वो विजेंद्र सिंह नेफेड हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में यदि प्रबंधन निदेशक पूछा गया था तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता राजवीर सिंह पंबार आपका करेक्ट आंसर होता। यदि अध्यक्ष पूछा गया था तो विजेंद्र सिंह नेफेड आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देख लीजिएगा आपके ऑप्शन में क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, शॉट पुट में गेंद का वजन कितना होता है? गेंद का वजन पूछा गया था शॉट पुट में। तो पुरुष के लिए जो होता है 7.2 kg एवं 16 पाउंड होता है मेल के लिए, जबकि वोमेन यानी महिलाओं के लिए जो होता है 4 kg एवं 8.8 पाउंड होता है। तो आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में किसके लिए पूछा गया था। यदि आदमी के लिए यानी कि पुरुष के लिए पूछा गया था तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता 7.26 kg करेक्ट आंसर होता। यदि महिलाओं के लिए पूछा गया था तो 4 kg आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है क्षार के साथ साथ हाइड्रोजन भी है? हाइड्रोजन जो है क्षार धातु के साथ साथ वह हाइड्रोजन दोनों का समान गुण रखता है।
तो हाइड्रोजन आपका करेक्ट आंसर होता। हाइड्रोजन जो है क्षार एवं हाइड्रोजन दोनों के रूप में गुण निर्धारित करता है। तो हाइड्रोजन आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य की थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जो महिला साक्षरता दर था वो बिहार का था। तो बिहार आपका करेक्ट आंसर था। बिहार का जो महिला साक्षरता दर था 51.5% था। महिला साक्षरता दर था 71.2% था। जबकि ओवरऑल देखा जाए तो 61.8% था बिहार की साक्षरता दर। वहीं सेकंड स्थान पर अरुणाचल प्रदेश था। अरुणाचल प्रदेश का जो महिला साक्षरता दर था 57.7%, जबकि महिला पुरुष साक्षरता दर था वो 72.55% था। जबकि ओवरऑल पूरे जो साक्षरता दर था वो 65.38% था। तीसरे स्थान पर राजस्थान था। राजस्थान की जो महिला साक्षरता दर था वो 52.12%, जबकि पुरुष साक्षरता दर जो था वो 79.19% था। जबकि ओवरऑल 66.11% था। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें जरूर सबको जरूर देख लीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा। चलिए इससे जुड़े अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। केरल में जो था 94% साक्षरता दर था, जबकि पुरुष साक्षरता दर 91.11%, जबकि महिला साक्षरता दर था वो 92.07% था। तो सबसे अधिक जो साक्षरता दर था वो केरल राज्य का था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। लक्षद्वीप का देखा जाए तो 91% ओवरऑल था और पुरुष साक्षरता दर 74 ये भारत का साक्षरता दर है। लक्षद्वीप का जो ओवरऑल जो था 91.85%, जबकि पुरुष साक्षरता दर जो था 95.56% और महिला साक्षरता दर लक्षद्वीप का जो था वो 87.95% था। अब भारत की साक्षरता देखा जाए तो ओवरऑल 74.0% और पुरुष साक्षरता दर 82.14% था। जबकि महिला जो साक्षरता दर था वो 65.46% था महिला साक्षरता दर। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY जो है किस मंत्रालय के द्वारा लागू की गई थी। तो यह जो है कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया था। तो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होता। इसे जो है 15 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। यह जो है विश्व युवा कौशल दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, असम का सत्रीय नृत्य जो है किस आंदोलन से संबंधित है। तो असम का सत्रीय जो नृत्य है असम का एक शास्त्रीय नृत्य है, जिसकी उत्पत्ति असम के कृष्ण केंद्रीय वैष्णवाद मठों में हुई थी। इसका जो क्षेत्रीय श्रेणी जो है 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के विद्वान संत महापुरुष श्री शंकर देव को दिया जाता है। सत्रीय नृत्य जो है संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2000 में जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। यानी कि सत्रीय जो नृत्य था उसे जो है संगीत शास्त्रीय नृत्य का दर्जा तो दिया गया था, 2000 ईस्वी में दिया गया था। और यह जो है नवम वैष्णव आंदोलन या भक्ति आंदोलन से संबंधित भी है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है वैष्णव आंदोलन आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। तो हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट थे। तो बाणभट्ट आपका करेक्ट आंसर होता। बाणभट्ट ने संस्कृत में हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र लिखी थी। हर्षचरित्र कादम्बरी बाणभट्ट की दो जो रचनाएं हैं मोस्ट फेमस हैं ये दोनों। तो इन दोनों को जरूर ध्यान में रखिएगा। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लें तो ह्वेनसांग जो थे चीनी यात्री जो तीर्थंकर जो ये हर्षवर्धन के दरबार में ही आए थे। यह वापस चीन जाने के दौरान जो है एक किताब लिखे थे सीयू की, जो कि मोस्ट फेमस किताब है। तो इसे जरूर ध्यान में रखेगा। सीयू की किताब जो है ह्वेनसांग के द्वारा लिखा गया था। इसका जो हिंदी होता है पश्चिम की दुनिया। तो इसे जरूर ध्यान में रखेगा। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत के किस व्यक्ति को है फ्लाइंग सिंह के नाम से जानते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन तो दोस्तों हमारे जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट किया जाता है उससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, जो भी हमारा सेशन देखे होंगे पूरा ये क्वेश्चन जरूर करेक्ट करके आए होंगे। इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट भी पिछले वीडियो में मैंने करवा चुका हूँ। तो फ्लाइंग सिख के जो नाम से जाने जाते हैं वो मिल्खा सिंह को जानते हैं, द फ्लाइंग सिख के नाम से। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता मिल्खा सिंह आपका करेक्ट आंसर होता। यह उपनाम जो है मिल्खा सिंह को 1960 में पाकिस्तान के अब्दुल खालिक को हरा करने के बाद पाकिस्तान के जनरल यबूब खान से हासिल किया था। इनके द्वारा जो है 1960 के ओलंपिक खेलों में 400 मीटर की दौड़ में ये जो चौथा स्थान हासिल किए थे। इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है द रेस ऑफ माई लाइफ, मोस्ट फेमस किताब है, तो इसे जरूर ध्यान में रखेगा। चलिए इनसे जुड़ी अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। मिल्खा सिंह कॉमनवेल्थ गेम में व्यक्तिगत एथलीट में स्वर्ण पदक जीते थे और यह भारत के पहले व्यक्ति थे। इन्होंने जो है 1958 एवं 1962 के दौरान जो है एशियाई खेलों में जो है दो स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, उत्तर पूर्व मानसून कहाँ से उत्पन्न होता है। तो उत्तर पूर्व मानसून जो है उत्तर पूर्व मानसून द्वारा सर्वाधिक जो वर्षा वाला जो राज्य है तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु आपका राज्य यदि ऑप्शन में दिया गया था तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो ये जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होता। इन्हें जो है पद्म भूषण 1956 में और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1957 में प्रदान किया जा चुका है। भरतनाट्यम जो एक है स्त्री नृत्य है। इनके प्रमुख कलाकारों को भी देख लेते हैं। तो पद्म सुब्रमण्यम, अलार मेल बल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, मृडाग्नि साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसी, बैजयंती माला, सुप्रवम सुंदरी, यह कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। रोहिंटन कामा, लीला सॉमसन, बाला सरस्वती इत्यादि ये सभी जो हैं भरतनाट्यम से संबंधित हैं। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस हैं, तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हरित क्रांति का संबंध भारत में किस व्यक्ति से है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो है MS स्वामीनाथन है। तो MS स्वामीनाथन आपका करेक्ट आंसर होता। अन्य महत्वपूर्ण क्रांतियों को भी देख लेते हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हरित क्रांति का जो है किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न उत्पादन से है। इसमें जो है चावल एवं गेहूं पर विशेष जोर दिया गया था हरित क्रांति के संबंधित। श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन, लाल क्रांति मटर एवं मांस उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन और पीली क्रांति जो है तेल बीज उत्पादन, भूरी क्रांति चमड़ा एवं कोको उत्पादन, काली क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, गुलाबी क्रांति प्याज एवं झींगा उत्पादन, गोल्डन फाइबर क्रांति या गोल्डन क्रांति जो है जूट उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। तो ये सभी प्रमुख क्रांतियाँ जरूर ध्यान में रखेगा, सभी मोस्ट फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में वर्णित है। भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 1 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 1 आपका करेक्ट आंसर होता। अनुच्छेद 2 में जो है नए राज्यों का प्रवेश स्थापना का उपबंध है। तो अनुच्छेद 2 में जो है नए राज्यों का प्रवेश का प्रावधान अनुच्छेद 2 में किया गया है। अनुच्छेद 3 जो है नए राज्यों का निर्माण, यानी कि भारत में जो नए राज्य हैं उनका निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों एवं सीमाओं या नामों में परिवर्तन जो है अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। तो इन सभी अनुच्छेदों को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सदन चलाने के लिए कम से कम गण पूर्ति यानी कोरम कितनी होनी चाहिए। तो कोरम या गण पूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या जिनकी उपस्थिति के चलते सदन
कार्य संपादित किया जाता है, यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारियों के कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। यानी कि कोई भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में जो है टोटल सदस्यों का 1/10 सदस्य यदि उपस्थित होते हैं तभी जो है कार्य संपादित किए जाते हैं। तो लोकसभा में जो है कम से कम 55 सदस्य और राज्यसभा में जो है कम से कम 25 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता 55 आपका करेक्ट आंसर होता यदि लोकसभा के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नाइट्रोजन परमाणु भार कितना होता है? तो नाइट्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो 14.007 होता है। 14 आपका करेक्ट आंसर होता है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वह 7 होता है एवं इसे जो है n के द्वारा सूचित किया जाता है, बड़ी n से। तो ये भी जरूर ध्यान में रखिएगा इसका परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 1866 लंदन में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो इसकी स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो दादा भाई नौरोजी आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, फ्री स्टाइलिंग रेसलिंग में जो है खिलाड़ी को जीतने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? तो फ्री स्टाइलिंग पहलवान के मैच में जो है किसी भी चरण में अपने द्वंद्वी पर जो है 10 अंकों का बढ़त बनाने के लिए स्थिति में मुकाबले का परिणाम को घोषणा कर दी जाती है। यानी कि यदि आपके पास 10 अंक हो जाता है तो उससे जो है जीत घोषित कर दिया जाता है। तो 10 अंक आपका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमित रोग है? तो संक्रामक रोग जैसे मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा इत्यादि जो है संक्रमण रोग है। तो आपके ऑप्शन में जो है टाइफाइड दे दिया गया था। तो टाइफाइड आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्षेत्रा का भाववाचक संज्ञा क्या है? तो क्षेत्रीय इसका करेक्ट आंसर होता। इसका भाववाचक जो संज्ञा होता है क्षेत्रीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो इसका जो अर्थ होता है लिखकर, केवल लिख पढ़कर रहना, पर कुछ काम की बात न करना, इसका अर्थ होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, आकर्षक का विलोम शब्द पूछा गया था। तो आकर्षक का जो विलोम शब्द होता है विकर्षण होता है। तो विकर्षण आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो इसका जो अर्थ होता है पुरानी बातों पर चलना, आपका करेक्ट आंसर होता। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो अर्थशास्त्र के जो रचनाकार थे वो कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, तीनों में से जो भी आपके ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होता। इसकी जो रचना की गई थी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। यह जो पुस्तक है संस्कृत में रचित है, तो यह भी ध्यान में रखिएगा। अन्य प्रमुख पुस्तक एवं उनके लेखक को भी देख लेते हैं। जैसे कि अष्टाध्यायी के लेखक जो है पन्निनी, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त, गीत गोविंद के लेखक जयदेव, महाभारत के वेदव्यास, पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदाई, अर्थशास्त्र के चाणक्य जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, रामायण के वाल्मीकि, विक्रमक देवचरित्र के लेखक बिल्हन थे, राजतरंगी के कलहन, हर्षचरित्र एवं कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं। तो ये सभी पुस्तक मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, देवप्रयाग में भागीरथी किस नदी से मिलती है? तो देवप्रयाग में जो है अलकनंदा से मिलती है। तो अलकनंदा आपका करेक्ट आंसर होता है। अलकनंदा और भागीरथी के संगम जहाँ पे होता है उसके बाद जो नदी आगे बढ़ती है उसे जो है गंगा के नाम से जानी जाती है। तो इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। इसी के पास जो है 5 संगम है जो कि मोस्ट फेमस है, जिसे पंच प्रयाग के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि विष्णु प्रयाग जो है चमोली जिला उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पे जो है अलकनंदा एवं धौली गंगा मिलती है। रुद्रप्रयाग जो है रुद्र जिला में स्थित है। यहाँ पे जो है अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी मिलती है। नंदप्रयाग जो चमोली जिला उत्तराखंड में स्थित है, यहाँ पे जो है अलकनंदा एवं नंदाकिनी नदी मिलती है। कर्णप्रयाग जहाँ पे जो है चमोली जिला उत्तराखंड में स्थित है,
यहाँ पे अलकनंदा एवं पिंडारी नदी मिलती है। देवप्रयाग में जो है अलकनंदा एवं भागीरथी मिलती है। यहीं पे मिलने के बाद जो है जो आगे नदी बनती है उसे गंगा के नाम से जानते हैं। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, किस खेल के मैदान जो है अंडाकार आकृति और पिच की लंबाई जो होती है 22 गज होती है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है क्रिकेट, आपका करेक्ट आंसर होता है क्रिकेट। जब पिच की लंबाई जो होती है वो 22 गज होती है। यदि मीटर में देखा जाए तो 20.12 मीटर होता है। तो इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा मीटर में। और इसकी चौड़ाई पूछा जाए तो 3.05 मीटर होता है। तो इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति कौन बनी। तो जुलाई 2022 में जो है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वें राष्ट्रपति बनी है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है द्रौपदी मुर्मू आपका करेक्ट आंसर होता है। ये 15वें क्रम के राष्ट्रपति हैं, तो इसे भी ध्यान में रखेगा। यह देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। इनका जन्म जो हुआ था 20 जून 1958 को हुआ है। यह जो है उपरोड़ा मयूरगंज उड़ीसा से हैं। राष्ट्रपति चुनाव में जो इनके विपक्ष में जो खड़े हुए थे वो यशवंत सिंह खड़े हुए थे। यानी कि इनका विपक्ष पूछा जाए तो राष्ट्रपति उम्मीदवार के विपक्ष कौन थे, तो यशवंत सिंह थे। तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 जो है किसी भी व्यक्ति को कुछ मामलों में गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध जो है संरक्षण प्रदान करता है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है अनुच्छेद 22 आपका करेक्ट आंसर होता है। यदि किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसे अनुच्छेद 22 के तहत जो है कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती है। जैसे कि व्यक्ति अपने गिरफ्तारी के कारण जान सकता है। दूसरा, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर जो है उस व्यक्ति को न्यायिक जस्टिस के पास सुरक्षित पहुंचाना होता है। और जो उस व्यक्ति को जो है अपने पसंद का वकील चुनने का अधिकार मिलता है। तो यह सभी जो है अनुच्छेद 22 के तहत उसे प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, विवाहित महिलाओं के द्वारा गणगौर जो त्यौहार है किस महीने में मनाया जाता है। तो चैत महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीय में जो है अप्रैल माह में मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन में तो जो दिया गया था वह चैत महीना दिया गया था। तो चैत महीना आपका करेक्ट आंसर होता। इस दिन जो है कुंवारी लड़कियां एवं विवाहित महिलाएं जो है शिव एवं पार्वती की पूजा करती हैं। यह जो त्यौहार है 18 दिनों तक मनाया जाता है। तो इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 30 सितंबर 2022 से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS किसे नियुक्त किया गया। तो चीफ ऑफ डिफेंस दूसरे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने उन्हें जनरल अनिल चौहान को नियुक्त किया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है अनिल चौहान आपका करेक्ट आंसर होता। यह जो है दूसरे CDS यानी कि पहले जो CDS थे वो बिपिन रावत थे। तो जो भी बच्चे क्वेश्चन भेजे थे उनके द्वारा बोला गया कि ये ऑप्शन में नहीं दिया गया था। यदि ये ऑप्शन में नहीं दिया गया होगा तो आपका जो है थल सेना के प्रमुख पूछा गया होगा। तो मनोज पांडे आपका करेक्ट आंसर होता। वायुसेना के प्रमुख को देख लेते हैं। वायुसेना के जो प्रमुख हैं वह मार्शल BR चौधरी हैं। नौसेना के जो प्रमुख हैं एडमिरल और हरि कुमार हैं। तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखेगा, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जैसे कि GST, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क, ये सभी जो हैं अप्रत्यक्ष कर हैं। तो आपके ऑप्शन में GST दिया गया था। तो GST आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत के वर्तमान खेल मंत्री कौन हैं। तो वर्तमान में जो खेल मंत्री हैं अनुराग कुमार ठाकुर हैं। तो अनुराग सिंह ठाकुर आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, CV चंद्रशेखर किस नृत्य से संबंधित हैं। तो CV चंद्रशेखर जो हैं भरतनाट्यम से संबंधित हैं। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होता। इन्हें जो है 1993 में भरतनाट्यम के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इन्हें जो है 2008 में कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। और 2011 में जो इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो इन सभी पुरस्कारों को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था,
सत्यशोधक समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की गई थी, सत्यशोधक समाज एक सामाजिक सुधार समाज था जिसकी जो स्थापना है 24 सितंबर 1873 ईस्वी को पुणे महाराष्ट्र में किया गया था। इनकी जो स्थापना किए थे ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। तो ज्योतिबा फुले आपका करेक्ट आंसर होता। यदि डेट पूछा गया था तो 24 सितंबर 1873 आपका करेक्ट आंसर होता। और यह भी जरूर ध्यान में रखेगा कि इसकी स्थापना कहाँ किया गया था, तो पुणे महाराष्ट्र में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, लाल लिटमस पेपर को क्षार किस रंग में बदल देता है? तो क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देता है। तो नीला रंग आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट ये भी ध्यान में रखिएगा कि अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, चूना पत्थर और संगमरमर किसके बने होते हैं? तो चूना पत्थर, संगमरमर एवं चौक जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका करेक्ट आंसर होता। इसका जो सूत्र होता है CaCO3 होता है। तो इसका सूत्र भी जरूर ध्यान में रखिएगा, सूत्र भी पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, उद्योग से जो उद्योग स्थापित होता है इससे हानि क्या होती है? तो आपके ऑप्शन में ये सुटेबल ऑप्शन दिया गया था कि उद्योग से उद्योग प्रदूषित होता है। तो प्रदूषण आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, वह लड़की बहुत सुंदर है, इस वाक्य में बहुत सुंदर का बारे में पूछा गया था। तो बहुत सुंदर जो है एक क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? तो सबसे अधिक जो जीते थे टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में वो चाइना के द्वारा जीता गया था। चाइना के द्वारा जो है 96 गोल्ड एवं 60 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज जीते थे। टोटल जो पदक जीते थे वह 207 पदक जीते थे। दूसरे नंबर पर जो थे ब्रिटेन था। ब्रिटेन के द्वारा जो है 41 गोल्ड, 38 सिल्वर एवं 45 ब्रॉन्ज जीते गए थे। टोटल 154 पदक जीते गए थे। और तीसरे नंबर पर जो था वह अमेरिका था। अमेरिका के द्वारा जो है 47 गोल्ड, 36 सिल्वर एवं 31 ब्रॉन्ज जीते गए थे। टोटल 104 पदक अमेरिका के द्वारा जीते गए थे। नंबर में जो है तीसरे पैदान पर रहा था अमेरिका। भारत में जो है भारत कुल 19 पदकों के साथ जो है इस पदक तालिका में 24वें स्थान पर था। इस भारत के जो 19 पदकों के द्वारा में जो है 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक एवं 6 कांस्य पदक थे। तो भारत का भी रैंक जरूर ध्यान में रखेगा। और कितने पदक जीते गए थे टोक्यो पैरा ओलंपिक में? तो चलिए टोक्यो पैरा ओलंपिक के बारे में जब विस्तृत है, टोक्यो ओलंपिक के बारे में भी देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो पदक तालिका में अमेरिका पहले स्थान पर रहा था। अमेरिका के द्वारा जो है 39 गोल्ड, 41 सिल्वर एवं 33 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए थे। टोटल जो है 113 पदक जीते गए थे अमेरिका के द्वारा। दूसरे पैदान पर जो था चाइना था, जो 38 गोल्ड, 32 सिल्वर एवं 18 ब्रॉन्ज जीते गए थे। टोटल 88 पदक जीते गए थे चाइना के द्वारा। भारत जो है इस पदक तालिका में 48वें स्थान पर था। भारत के द्वारा जो है 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज पदक जीते गए थे। टोटल 7 पदक जीते थे भारत ने। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, जो युद्ध में स्थिर रहता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा गया था। तो इसका जो एक शब्द होता है युधिष्ठिर आपका करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, आसमान पर चढ़ाना या आसमान पर मिजाज होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो इसका जो अर्थ होता है बहुत अभिमान करना या बहुत घमंडी होना। तो इनमें इसी तरह का जो भी वाक्य आपके दिया गया होगा ऑप्शन में वो आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, माता का परिवाची शब्द पूछा गया था। तो माता का जो परिवाची शब्द होता है मम्मी, वालिदा, माई, धात्री, अनम्मा, जगैत्री, अम्बा, जननी, माँ, प्रसू, मैया, महतारी, ये सभी जो होते हैं माता का परिवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से देख लीजिएगा जो भी आपके ऑप्शन में दिया गया होगा उसका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि बिजली का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो बिजली का जो पर्यायवाची शब्द होते हैं दामिनी, बिजुरी,
क्षणप्रभा, चंचला, चपला, विद्युत, सौदामिनी, तड़ित। ये सभी जो होते हैं बिजली के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से देख लीजिएगा जो भी आपके ऑप्शन में दिया गया होगा आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो ये आपका सरस्वती का पर्यायवाची शब्द दे दिया गया है। तो आप देख लीजिएगा कि इनमें से कौन सा आपके ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, आग में फिर खाली स्थान डालना। तो इसके जो रिक्त स्थान पर आता वो घी आता। तो यहाँ आग में घी डालना आपका करेक्ट आंसर होता। तो आज हमें बस इतने ही क्वेश्चन मिले तो बच्चों के द्वारा। यदि कंटेंट पसंद आए दोस्तों, यदि कंटेंट 100% रियल है तो हमारे चैनल को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे द्वारा जो भी सेशन लिया जाता है उसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आप इसका PDF कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी सुझाव यदि क्वेरी हो दोस्तों तो हमें अपना सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।